ठीक है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में मेनली नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस और कैसे वो फॉर्म होगा। तो मेनली कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये नेचर से ही ऑब्टेन होता है ना, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, कुछ कुछ डेफिनेशन है इसमें, ये सब तुम लोग पहले से जानते हो। नेचुरल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं हम लोग, लिखते जाओ साथ में कि द रिसोर्सेस द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड, विच आर, कहाँ से ऑब्टेन होगा बताओ तो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो नेचर से ऑब्टेन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। ठीक है, तो जो नेचर से ऑब्टेन होगा रिसोर्सेस उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेस जो होता है ये दो टाइप का होता है, ये पढ़े होगे तुम लोग। नेचुरल रिसोर्सेस को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, पढ़े हो? दो क्लासिफिकेशन होता है इसका, क्या क्या होता है बताओ। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। सर एग्जॉस्टेबल इन एग्जॉस्टेबल। हाँ, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा क्या होता है, एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टेबल का भी दो है क्लासिफिकेशन, चलो, रेवेनेबल सोर्स और नॉन रेवेनेबल सोर्स। हाँ चलो वो देखेंगे एक एक करके हम लोग। इनएग्जॉस्टिबल किसको बोलते हैं हम लोग, इनएग्जॉस्टिबल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ तो। इनएग्जॉस्टिबल किसको बोलेंगे, कि जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब वही हुआ। सर जो एग्जॉस्ट नहीं होता है, मतलब जो, हाँ, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी। हाँ, these resources are present in unlimited quantity, unlimited quantity in nature। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में जैसे आ गया सनलाइट हो गया, एयर हो गया। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, इनएग्जॉस्टिबल में आ गया। क्लियर है? एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हुआ? सर जो लिमिटेड हाँ, क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इसको हम लोग विच आर एग्जॉस्टिबल बोलते अनलिमिटेड क्वांटिटी। हैं। अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेस आर, अमाउंट लिखे है ना, तो अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेस, ये डेफिनेशन लिखते जाना, ये सब सिंपल सब चीज है। इज लिमिटेड इन नेचर। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट हो सकता है, मतलब ये खत्म हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हो गया एग्जांपल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे एग्जॉस्टिबल में आएंगे। फॉरेस्ट हो गया, है ना, नेचुरल गैस हो गया, ये सारा तो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल हो गया एग्जॉस्टिबल का, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया? लिख लियो इतना, नो सर अभी लिख रहे हैं। लिखो यस जल्दी। सर। हो गया?
चलो, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद लिखो एग्जॉस्टिबल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जॉस्टिबल को, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है, दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। चलो, तो एग्जॉस्टिबल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो है, इसको दो पार्ट में किया जाता है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। हाँ, रिन्यूएबल, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ तो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में? सर रिन्यूएबल होता है जो रीजनरेट कर लेता सर है। विच कैन बी रिन्यूड एंड विच कैन नॉट बी रिन्यूड, मतलब हाँ, उसको वापस रिन्यूएबल यूज मतलब, किया जा सकता है। रिन्यूएबल मतलब कि वो खुद से अपने आप को रीजनरेट करेगा, ठीक है? अगर वो यूज भी हो गया तो वो वापस से वो रीजनरेट, रिसाइकलेबल। रिसाइकल हो सकता है उसको। लेकिन नॉन रिन्यूएबल मतलब हुआ कि एक बार वो खत्म हो गया तो वो वापस रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो। रिन्यूएबल हम लोग उसको बोलते हैं, दोज रिसोर्सेस that can be renewed naturally, ठीक है? उसको खुद खुद ब खुद वो हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है? that can be renewed और replenished, ठीक है? replenished मतलब वही renewed होता है, replenished naturally over time, ठीक है? अपने आप वो नेचुरली रिप्लेनिश कर लेगा, तो इसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या क्या आ गया रिन्यूएबल में? वाटर हो गया, सर फॉरेस्ट आएगा। विंड हो गया, ठीक है? सनलाइट हो गया। इस इन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना, इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जैसे वाटर से कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। विंड से विंड एनर्जी, सनलाइट से सोलर एनर्जी होता है ना? तो ये रिसोर्सेस का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वाटर, विंड, सनलाइट एटसेट्रा, ये सारा रिन्यूएबल में आ गया। नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन रिन्यूएबल क्या बोलेंगे, बोलो? which cannot be renewed हाँ, naturally. those resources which cannot be renewed or replenished, ठीक है? those resources which cannot be renewed or replenished in short duration, ठीक है? शॉर्टर ड्यूरेशन में वो रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है? नेचुरल गैस हो गया, ये सारे क्या आ गए? नॉन रिन्यूएबल में। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्लासिफिकेशन तुम लोगों से। डेफिनेशन लिखते जाओ इसको साथ साथ में, ये सब आसान है, ये सब पहले से जानते होगे तुम लोग, आता होगा ना ये सब पहले से? Yes sir. चलो, ठीक है। चलो, इसके बाद है, इस चैप्टर में है फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूल्स के बारे में पढ़े हो ना? फ्यूल एक्चुअली है क्या? फ्यूल को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, बताओ? फ्यूल का डेफिनेशन क्या है बताओ, लिख लो इसको।
ये ऊपर वाला हो गया। हेलो हेलो। यस सर, हो गया। चलो तो फ्यूल के बारे में लिखो है, फ्यूल इज ए सब्सटेंस व्हिच burns in air to produce energy without releasing harmful gases in large quantities। ठीक है, in large quantities। तो ये हम लोग आइडियल फ्यूल की बात कर रहे हैं, अच्छा फ्यूल के बारे में। अच्छा फ्यूल वैसा होता है, वो पढ़ेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए। तो वो उससे हार्मफुल गैसेस जो है वो बर्न तो करेगा, बर्न करने से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए, बट उससे हार्मफुल गैसेस उतना लार्ज अमाउंट में नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छा फ्यूल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो फ्यूल के दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्यूल का जो है दो टाइप होता है, ये है फ्यूल्स का। एक बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, एक है प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ये कौन सा फ्यूल है बताओ? सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल। ये समझ में आ रहा है? प्राइमरी फ्यूल जो खुद ऑकर होगा, नेचर में ही ऑकर होगा, और सेकेंडरी फ्यूल का मतलब क्या हुआ? वो प्राइमरी फ्यूल से डिराइव किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? हेलो। यस। प्राइमरी मतलब वो नेचुरली ऑकर करेगा, वो खुद नेचर में प्रेजेंट होगा, लेकिन सेकेंडरी मतलब क्या हुआ? वो नेचर से डिराइव, ये प्राइमरी से डिराइव किया जा रहा है, ठीक है, प्राइमरी से बनाया जा रहा है। अब ये जो है प्राइमरी फ्यूल तीन टाइप का होता है, ठीक है, इसको थ्री टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। एक होता है सॉलिड, एक है लिक्विड, और तीसरा है गैस। प्राइमरी फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन टाइप का हो सकता है। सॉलिड में हो गया वुड, वुड है ना फ्यूल। लिक्विड में आ जाएगा क्रूड ऑयल, जो कि ऑब्टेन किया जाता है नेचर से, क्रूड ऑयल। और गैस में आ गया नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। बायोगैस, हाँ, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये एग्जांपल हो गया प्राइमरी फ्यूल का, जो नेचर में ऑलरेडी पहले से है। सेकेंडरी फ्यूल भी तीन टाइप का होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको भी कर सकते हैं हम लोग। सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस। तो इसमें एग्जांपल क्या आ गया? सॉलिड का एग्जांपल आ जाएगा कोक, जो कोल से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, वो वुड, एक्चुअली वुड से ही ऑब्टेन होता है, वो हम जब कोल बनने का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। तो सॉलिड रैश। फ्यूल, ऐश फ्यूल थोड़ी है, ऐश तो फ्यूल बर्न होने के बाद बचता है ना, वो तो रेसिड्यू हो गया, वो तो वेस्ट हो गया, ठीक है। लिक्विड में क्या आ जाएगा? कैरोसिन हो गया, ओके सर। लिक्विड में हो गया कैरोसिन। और गैस में आ जाएगा कोल गैस, ठीक है, कोल से जो गैस ऑब्टेन होता है वो कोल गैस, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो फ्यूल को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है प्राइमरी नेचुरल फ्यूल जिसको बोलते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट है, अब उसको भी तीन पार्ट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सेकेंडरी फ्यूल भी तीन पार्ट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन द बेसिस ऑफ ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तीन, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। उसी तरह सेकेंडरी भी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तीन हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लिख लिए इतना? यस सर।
ये कौन है सूरज? हेलो, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. आवाज आ रहा है? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? No, sir. चलो इसको लिख लियो, ये हो गया ना हाँ सर. फ्यूल वाला। चलो इसके बाद होता है कैलोरीफिक वैल्यू। Yes, sir. अरे हो गया. कैलोरीफिक वैल्यू कि कोई भी फ्यूल अगर बर्न करता है तो उसका एक कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन किया जाता है, ये लिख लो इसका डेफिनेशन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल is the amount of heat liberated by burning, by complete burning लिख लो, by complete burning of a unit mass or volume of a fuel, का यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ ए fuel। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है। Okay, sir. तो ये ध्यान रखना, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किसी भी फ्यूल को हम लोग अगर कंप्लीटली, जैसे यूनिट मास, जैसे 1 ग्राम ले लिए, तो 1 ग्राम को कंप्लीटली बर्न करने पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसी एनर्जी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट जो होता है ये किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो निकलेगा, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का यूनिट पढ़े होगे ना, जूल होता है। और मास का एनर्जी Yes. एसआई यूनिट केजी होता है। लेकिन ये एनर्जी इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि उसको हम लोग किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू, ये जो यूनिट आएगा इसका के जे लिख रहा है, मतलब किलो जूल पर केजी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, जैसे को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक। किलो जूल मतलब ये हो, केजे हो गया किलो जूल, किलो जूल। ठीक है, तो मतलब 1 किलो जूल में कितना जूल होता है? 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल होगा। Okay, sir. ठीक है, जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। Energy का. ठीक है, एनर्जी का वो यूनिट होता है। चलो नेक्स्ट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अगर वो अच्छा फ्यूल है, आइडियल फ्यूल है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? क्या क्या होना चाहिए बताओ तो। आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है Less, हाई कैलोरीफिक less वैल्यू। polluted energy. हाँ, पहला मतलब क्या है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या हुआ? कम कंज्यूम होके ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। समझ में आ रहा है? कम मास यूज हो उसका और एनर्जी क्या हो? Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं हम लोग हाई कैलोरीफिक वैल्यू। शुड नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन,
शुड नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, Cause उससे कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, लो कॉस्ट होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल, ठीक है, कॉस्ट लो होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। फोर्थ, शुड बी easy to handle, store and transport, ठीक है, हैंडलिंग उसका आसान होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान Yes. रखना। अब देखो, कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न करता है ना, तो बर्न करने से पहले वो एक अपने टेम्परेचर पे पहुंचा जाता है, ऐसे किसी भी टेम्परेचर पे वो बर्न करेगा क्या? No, किसी भी sir. टेम्परेचर पे बर्न करता है क्या? वो बर्न नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ये सुने हो इग्निशन टेम्परेचर? Ignition temperature. इग्निशन Yes, टेम्परेचर sir. मतलब क्या होता है? ठीक है, लिख लो। इग्निशन टेम्परेचर को किंडलिंग टेम्परेचर भी बोला जाता है। इसका दूसरा नेम क्या है? किंडलिंग टेम्परेचर, ठीक है, इसको किंडलिंग टेम्परेचर भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, किंडलिंग टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द मिनिमम टेम्परेचर। डिफाइन करना अगर हो तो क्या लिखते हैं हम लोग? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो बर्न करने वाला सब्सटेंस है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, मस्ट बी हीटेड the minimum temperature at which a substance must be, sorry, must be heating नहीं, must be heated, must be heated, heated up लिख लो, prior to its burning, ठीक है, उसके बर्न होने से पहले तक। प्रायर मतलब बिफोर होता है, तो बर्न होने से पहले तक उसको कितना मिनिमम टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो कोई भी Yes, पेपर है, तो पेपर को अगर मान लो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट कर रहे हैं, तो वो बर्न करेगा क्या? no, अगर sir. उसका किंडलिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर 5 डिग्री पे ही हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो वो बर्न करेगा क्या? बर्न नहीं करता है, ठीक है। तो जब तक उसको हम No, लोग sir. 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करेंगे, तब तक वो बर्न नहीं करेगा। तो वही है, मिनिमम टेम्परेचर जो है कितना तक हीट करना चाहिए ताकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए बर्न करने से पहले, ठीक है। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को बोला जाता है किंडलिंग टेम्परेचर या फिर इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ये हर एक सब्सटेंस का फिक्स होता है। जैसे वुड है, तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर फिक्स होगा, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर फिक्स होगा, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो Yes, फिक्स sir. रहता है, वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है, ठीक है। तो ये Yes, चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। ये सूरज क्लास कर रहा है कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? सूरज, सूरज,
नहीं सुन रहे। तो इसका नेटवर्क खराब स्लो रहता है हमेशा। अच्छा ठीक है चलो, यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक लिख लियो। यस इसके इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और टर्म होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सुने हो नाम? फॉसिल यस फ्यूल्स किस फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं? वैसा फ्यूल जो कि नेचुरली ऑब्टेन हुआ था फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉसिल किसको बोलते हैं हम लोग? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स जो होता है ना, वो जो बचा हुआ रहता है डेड रिमेन्स, उसको फॉसिल बोला जाता है। यस और और उस फॉसिल से जो फ्यूल ऑब्टेन हुआ है उसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टिबल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस like coal and petroleum, like coal, petroleum and natural gas, ऐसे लिख लो। exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas were formed from the dead remains of living organisms। और वो डेड रिमेन्स को क्या बोला जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स जो होता है जिसको फॉसिल्स बोला जाता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल बोला जाता है डेड रिमेन को। और जो फ्यूल ऑब्टेन होता है फॉसिल फ्यूल से, उसको फॉसिल फ्यूल, जो फ्यूल फॉसिल से ऑब्टेन होता है उसको फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। यस ठीक है, तो ये डेफिनेशन है फॉसिल फ्यूल का। इसमें जो मेन कॉमन जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कोल और पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो एक यस कोल का फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में ये पढ़ के रखना, तुम होमवर्क है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में। सर मेरे को पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में पढ़ोगे। और ये फॉर्मेशन ऑफ कोल कौन से प्रोसेस से होता है? कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन। फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोल वाला पार्ट, ये होमवर्क है, एक बार पढ़ के रखना कैसे कोल का फॉर्मेशन, ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। ठीक है, इसको पढ़ के रखना। क्लियर यस है ना? चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं, यस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लियो ये सब। ओके। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये भेज देंगे पीडीएफ, ये पढ़ के रखना फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में। ठीक है, हाँ सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैंने बुक नहीं ली है अभी तक। चलो ठीक है, बाय सर। ठीक है, बाय।